नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे साथियों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आगाज क्लासेस पर। मैं रतन कृष्ण लवानिया फिर से आपके सामने हाजिर हूँ इतिहास की कड़ी में। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और सभी अपनी इतिहास क्लासेस के लिए उपस्थित होंगे यहाँ और अपनी मेहनत में लगे हुए होंगे। और मैं आपको एक खबर दे देता हूँ जो 2 दिन पहले की खबर है। जो आयोग के सचिव सचिव हैं, प्रमुख सचिव, उन्होंने अपनी विज्ञप्ति जारी करी है। तो अगर आपको आर ओ का एग्जाम देना है तो उसके लिए फॉर्म अप्लाई करने से पहले, अभी फॉर्म जैसे अभी निकले नहीं है, नोटिफिकेशन आई नहीं है, लेकिन उन्होंने एक लेटर जारी किया है आयोग ने। उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि अपनी अपनी ओटीआर अभी से करवा लो। जब तक आपकी ओटीआर कंप्लीट नहीं होगी, बाद में उसमें ये भी लिखा हुआ है कि बाद में जैसे ये नोटिफिकेशन आएगा फॉर्म के टाइम पे, अगर आप ओटीआर करते हो तो उससे साइट बिजी या सर्वर डाउन या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा। ये बाकायदा सचिव जी ने अपनी लेटर जो इशू किया है, या लेटर जो पब्लिक किया है, जो प्रेस विज्ञप्ति जारी करी है, उसमें साफ 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 उन्होंने लिख दिया है। तो सभी अभ्यर्थियों से, सभी आर ओ के लिए बैठे हुए वीरों से मेरा आग्रह है कि कृपया ओटीआर अवश्य कर लें। ओटीआर अभी से कर लो यार, ओटीआर तो आगे काम ही आएगा। ओटीआर इसमें काम आएगा, आर ओ में आएगा, उसके बाद ओटीआर यूपीपीसीएस में भी आएगा। तो साथियों ओटीआर कर लीजिए। और तो चलते हैं आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। तो आज की क्लास जैसे ही हम प्रारंभ करेंगे तो आप साथियों, आपको मैं बता दूं कि कल की क्लास में क्या हो गया था। कल की क्लास में हमने महाजनपद काल प्रारंभ कर दिया था और महाजनपद काल में भी कल मैंने आपको करवाया था कि जो जैसे ये होता है कि फिगर बना के या एक चित्र बनाकर, मैंने आपको बताया था एक चित्रनुमा आकृति, अगर या एक जैसे बोलते हैं ना कि एक स्ट्रक्चर बना के मैंने आपको समझाया था कि कैसे कैसे ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल और महाजनपद काल में जो क्रमिक विकास और क्रमिक अंतर रहा वो क्या किस प्रकार रहा। तो कल मैंने साथियों यही आपको बता दिया था कि ऋग्वैदिक काल में जो प्राथमिक पेशा पशुपालन था, कबीलाई समाज था जो जन जन में विभाजित था। और जैसे ही उत्तर वैदिक काल में आएंगे तो प्राथमिक पेशा कृषि हो जाएगा। और जब कृषि प्राथमिक पेशा हो जाएगा साथियों, तो आप देखोगे कि भूमि स्वामित्व की अवधारणा आएगी, लोहे का प्रयोग होने लगेगा। और लोहे का अगर विस्तृत प्रयोग होने लगेगा तो आप देखोगे साथियों कि जो जो जन जन में जो विभाजित था वो जनपद बनेंगे, जन जन को मिलाकर। और जब जन जन को मिलाकर जनपद बनेंगे तो आप जैसे ही महाजनपद काल में आप आओगे साथियों, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि व्यापक अधिशेष कृषि थी। व्यापक अधिशेष कृषि होने के बाद जैसे ही व्यापक अधिशेष कृषि होगी तो राजा की शक्ति बढ़ेगी। और जब राजा की शक्ति बढ़ेगी साथियों, तो आप देखोगे कि जब राजा की शक्ति बढ़ गई तो जो जनपद जनपद जो बने हुए थे जन जन को मिलाकर, उन जनपद जनपद को मिलाकर महाजनपद बनेंगे। और महाजनपद में भी 16 महाजनपद अस्तित्व में आएंगे। और 16 महाजनपदों में भी जो पावरफुल या जो ताकतवर या जो मजबूत होगा, तो उनमें से मगध महाजनपद सबसे मजबूत था। उसके कारण आज हम देखेंगे कि किन कारणों से मगध महाजनपद का मजबूत था। और आज नहीं तो हो सकता है वहां तक पहुंच जाएंगे, अगर वहां तक न पहुंच पाए तो हो सकता है कल की क्लास में। और फिर आपको बताया जाएगा कि पाटलिपुत्र जो राजधानी बनाई गई उसकी अवस्थिति क्या थी, भौगोलिक अवस्थिति, सामरिक स्थिति, तो ये सब आपको बताया जाएगा। तो अब अभी एक सामान्य तौर पर मैं अभी आपको जैसे थोड़ा आसान तरीके से बस समझा दूं, क्योंकि विस्तार से करेंगे उसका सब उस पर डिस्कशन रहेगा। तो साथियों जो महाजनपद में जो मगध महाजनपद था वो सबसे ताकतवर था, मजबूत था, आर्थिक दृष्टि से भी, सामरिक दृष्टि से भी, सैन्य ताकत में भी। और सैन्य ताकत क्योंकि लोहे की खाने, प्राकृतिक संसाधनों की वहां अवस्थिति थी, वो सब विस्तार से होगा। और वही मगध महाजनपद आगे जाकर एक साम्राज्य का विस्तार करेगा। तो ये आपको मैंने कल करवा दिया था। फिर उसके बाद मैंने करवाया था कि जो लोहे के प्रयोग का करवाया था कि लोहे के प्रयोग से किस प्रकार परिवर्तन आया और किस प्रकार द्वितीय नगरीकरण हुआ। तो वो सब मैंने आपको करवाया था कि लोहे का प्रयोग जब उच्च स्तर पर होने लगा तो उससे लोहे के प्रयोग से वन काटे गए तो कृषि क्षेत्र में विस्तार हुआ। कृषि क्षेत्र में विस्तार हुआ तो जुताई में लोहे का प्रयोग होने लगा। जब जुताई में लोहे का प्रयोग होने लगेगा तो साथियों जुताई बड़ी आसानी से होने लगेगी। और जब आसानी से जुताई होने लगेगी तो आप जैसे धान रोपाई में जुताई अधिक होती है, तो धान की भी कृषि, चावल की कृषि होने लगेगी, क्योंकि धान रोपाई आसानी से होने लगेगी। और जब धान रोपाई आसानी से होने लगेगी तो उत्पादन में वृद्धि होगी। और जब उत्पादन में वृद्धि होगी
तो साथियों फिर आप देखोगे कि उत्पादन में वृद्धि होगी। तो जैसे ही आप उत्पादन में वृद्धि पर आप जाओगे तो श्रम का विभाजन होगा। श्रम का विभाजन होगा तो शिल्प संगठनों या श्रेणियों की का विकास होगा। और जब श्रेणियों का विकास होगा तो आप लिख सकते हो कि श्रेणियों के विकास के साथ साथ जो श्रम के विभाजन में विदेशीकरण आएगा। और जैसे ही विदेशीकरण आएगा साथियों तो आप देखोगे कि जो जो विदेश जैसे ही श्रम विभाजन होगा, जैसे ही विदेशीकरण आएगा साथियों, तो आप देखोगे कि चांदी की आहत मुद्रा का प्रचलन होगा। जैसे पंचमार्क सिक्के जो बोलते हैं, तो चांदी की सर्वप्रथम प्रथम बार चांदी की आहत मुद्रा का प्रचलन होगा। और जब चांदी की आहत मुद्रा का प्रचलन होने लगेगा, उसी को द्वितीय नगरीकरण बोला गया, क्योंकि मुद्रा भी हो गई, उसमें व्यापारिक वाणिज्य शिल्प श्रेणियां भी हो गई। और जो श्रेणियां जो मैं बोल रहा हूँ, वो शिल्प संगठनों को श्रेणियां बोला जाता था साथियों। तो आपको ये क्रमिक जो कल मैंने बड़े उस तरीके से आपको बकायदा सिनोप्सिस बना बना के आपको समझाया था कि किस तरीके से क्या रहेगा क्या रहे। और आज की क्लास में जैसे आज हम प्रारंभ करते हैं, तो फिर तो आज हम जैसे कल आर्थिक तो हो ही गया था, आज कर सकते हैं, आज राजनीतिक कर लेते हैं कि लोहे के प्रयोग से होने वाले समाज में राजनीतिक परिवर्तन। तो जैसे ही राजनीतिक परिवर्तन में आप जाओगे तो सर्वप्रथम लोहे के प्रयोग का अगर एक देखोगे तो सर्वप्रथम आप देखोगे लोहे का अगर प्रयोग होगा तो लोहे का प्रयोग मतलब युद्ध शस्त्रों में होगा। युद्ध शस्त्रों में ही तो होगा। और जब युद्ध अस्त्रों में अगर लोहे का प्रयोग होने लगेगा तो सैन्य व्यवस्था अच्छी रहेगी। राजनीतिक में यही आएगा। और जैसे ही राजनीतिक में सैन्य व्यवस्था अच्छी रहेगी तो आप देखोगे कि और एक जैसे अभी मैं आपको यहाँ पे समझाऊं कि जैसे लोहे के प्रयोग से राजनीतिक परिवर्तन, राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन। जब साथियों लोहे के प्रयोग से राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन आपको देखोगे तो दो क्षेत्रों में आपको बेसिकली, जैसे अगर सामान्य तौर पर अगर आप देखोगे साथियों, तो उसमें दो परिवर्तन आपको नजर आएंगे। एक तो लोहे का प्रयोग युद्ध शास्त्रों में होगा, युद्धास्त्रों में उच्च स्तर पर होगा। और दूसरा आप देखोगे तो कृषि के लिए कृषि उत्पादन बढ़ने लगेगा। लोहे का प्रयोग जब कृषि में होने लगेगा तो राजनीति में जब कृषि उत्पादन मेन जैसे यहीं से प्रारंभ करते हैं। वैसे तो राजा की शक्ति बढ़ी कैसे? कृषि उत्पादन बढ़ा तो कर राजस्व की प्राप्ति, या आप देखोगे कि राज्य को कर की प्राप्ति अधिक होने लगी। और जब राज्य को कर की प्राप्ति बढ़ेगी तो राज्य जो कर था उसे 1/6 लेगा, 1/6 भाग उत्पादन का कर के रूप में लिया जाएगा। और जब भू राजस्व का 1/6 भाग उत्पादन कर के रूप में लिया जाएगा तो साथियों आप देखोगे कि राजा को फिर सट्टभागी बोला जाएगा, क्योंकि 1/6 ले रहा है वो। तो अपन जब छठवां हिस्सा वो ले रहा है तो उसे सट्टभागी बोला गया। और जैसे ही राजा को सट्टभागी बोला जाएगा तो आप देखोगे कि पहली बार भूमि माप की अवधारणा आएगी, या पहली बार भूमि माप की जाएगी। या मेन अगर जैसे लिखा जाए तो पहली बार भूमि माप कर भू राजस्व निर्धारण किया जाएगा। सामान्य मतलब सिंपल ये आप लिख सकते हो, या ये आप बोल सकते हो कि पहली बार भूमि माप कर भू राजस्व निर्धारण किया जाएगा, क्योंकि 1/6 लेने लगा। तो आप सीधे यहीं से स्टार्ट करो। कृषि, एक सेकंड, यहां से प्रारंभ करेंगे कि किस क्षेत्र में वृद्धि, कृषि उत्पादन में वृद्धि। सबसे पहले कृषि उत्पादन में वृद्धि। और जैसे ही साथियों कृषि उत्पादन में वृद्धि आपको नजर आएगी तो आप देखोगे कि कृषि उत्पादन में वृद्धि के बाद आपके सामने स्पष्ट तौर पर नजर आएगा कि जैसी कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी तो कर राजस्व में वृद्धि। और जैसे ही कर राजस्व में वृद्धि होगी तो राजा जो भू राजस्व है वो 1/6 लिया जाएगा। भू राजस्व 1/6 लिया जाएगा। और जब 1/6 लिया जाएगा तभी राजा को सट्टभागी बोला जाएगा। सट्टभागी सट्टभामी नहीं, सट्टभागी। और जैसे ही सट्टभागी बोला जाएगा आप देखोगे
कि राजा को सटभागी बोला जाएगा तो पहली बार भूमि माप कर भू राजस्व का निर्धारण होगा। क्योंकि राजा जब सटभागी हो गया, उसे 1/6 भू राजस्व मिल गया, तो उसने कहा कि और भू राजस्व प्राप्त करने के लिए भूमि की माप की जाए, सबको एक निश्चित भूमि हो, सब पर पता रहे कि किस पर कितनी भूमि है, कौन कितनी भूमि करता है। तो सीधे सीधे आप यहाँ पे ये अगर हटा के मैं आपको बताऊं, तो सटभागी से जैसे ही आप आओगे तो सटभागी से आप देखोगे कि सर्वप्रथम भूमि माप कर भू राजस्व निर्धारण होगा। भू राजस्व का निर्धारण। अब जब सर्वप्रथम भूमि राजस्व का निर्धारण होगा, तो आप देखोगे साथियों कि राजकीय सेना में रक्त संबंध बढ़ेंगे। जब भू राजस्व का निर्धारण कर दिया, किस पे कितनी से भूमि रहेगी, किसकी कितनी नाप कर और उससे उतना ही भू राजस्व लिया जाएगा, तो आप देखोगे कि राजकीय सेना में रक्त संबंध से पृथक नौकरशाही का भी निर्माण होगा। क्योंकि अब तो सब पे बराबर, अब तो सबका पता चल गया ना कि इस पे कितनी भूमि रहेगी, जिस पे जितनी भूमि रहेगी उससे उतना ही कर लिया जाएगा भूमि राजस्व। पहले तो ये था कि सेना है, सैनिक है या सैन्य नौकरशाह है, उसने जितना चाहा उतनी भूमि अपने उसमें अंडर में कर रखी है, उस पर अधिकार कर रखा है, कोई अगर बोले तो। लेकिन जब राजा को पता चला कि इससे भूमि राजस्व मिल रहा है, इससे हमारी आर्थिक वृद्धि हो रही है या आर्थिक लाभ हो रहा है, तो उसने तुरंत भूमि माप कर भूमि राजस्व निर्धारण किया। और जैसे ही भूमि माप कर भूमि राजस्व निर्धारण किया, तो आप देखोगे कि जो रक्त संबंध पर नौकरशाही चल रही थी, उससे पृथक सेना और नौकरशाही का विकास होगा। जब रक्त संबंध पे उन्होंने वो कर रखा था, अब राजा को पता चलेगा अरे इन्होंने तो इतना कब्जा कर रखा है, कब्जा बोल लो या अधिकार में ले रखा है, इनसे इतना राजस्व लो, जैसे ज्यादा राजस्व लेगा। और जब राजा पे राजस्व होगा, तो फिर जो रक्त संबंध से नौकरशाही, उससे अलग वो सेना रखने लगेगा कि तुम्हें वेतन भोगी सेना प्रारंभ होगी। और जब निश्चित वेतन निर्धारण करके सेना प्रारंभ होगी, तो आप देखोगे कि जैसे ही निश्चित वेतन का धारण करके या वेतन निर्धारण करके सेना या नौकरशाही का निर्माण होगा, तो राजा पूर्णतः निरंकुश होगा, सभा समिति समाप्त हो जाएंगी। जब राजा के पास खुद की सेना होने लग गई, पहले तो रक्त संबंध की नौकरशाही थी, वो चाहे कि अरे राजा पे दबाव बना दिया, तो राजा प्रेशराइज हो गया कि अरे सेना इनकी है, तो राजा अकेला पड़ गया। लेकिन राजा के पास वर्तमान में इतना भूमि राजस्व हो गया, जो महाजनपद काल में, या जैसे ही आप देखोगे कि जैसे ही भूमि राजस्व या कर निर्धारण जैसे ही करेगा, तो उस पर इतना राजस्व हो गया, तो वो अपनी सेना बनाएगा। जब उसने निश्चित वेतन होगी, सेना अपनी खुद की रखने लग गया, तो उसकी जब सेना बढ़ेगी तो उसकी ताकत बढ़ेगी, तो वो निरंकुश होगा। नौकरशाही जो रक्त संबंध वाला, कोई कुछ भी बोला चुप, एकदम दबा दिया। निरंकुशता क्या है? कुछ बोले अच्छा बोल रहे हो, आंख दिखा के अच्छा बोल के दिखा दू। तो कब बोलेगा ये सब राजा? जब वो ताकतवर होगा, जब उसे लगेगा कि मेरे साथ सेना है। ऐसे थोड़ी है कि उस पर कुछ नहीं है और सामने वाले बजा रहे अच्छा, ये तो वो उल्टा राजा को लपेट देगा। तो राजा के पास जब आर्थिक वृद्धि, जब धन रहेगा, जब राजकोष उसके खाली नहीं रहेंगे, राजकोष पूर्णतः भरे हुए रहेंगे, तो राजा के पास जब पैसे की कमी नहीं कर आ रहा है, भूमि राजस्व पूर्ण 1/6 भाग आ रहा है, सट भागी बोला गया, तो साथियों आप देखोगे कि सेना वो वेतन होगी, सेना क्यों रखेगा? क्योंकि जो सेना चल के आ रही थी या सेना जो भी थी, वो अपने रक्त संबंध के आधार पर उनकी तरफ बच जाती थी या उनका पक्ष ले लेती थी। राजा अकेला पड़ जाता, राजा को डर था कि, तो राजा अपनी सुरक्षा के लिए या अपने उसके लिए या अपने साम्राज्य के लिए या अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए एक वेतन होगी सेना। और जब राजा किसी सेना को वेतन दे रहा है, तो वो उसके लिए तो खड़े होंगे, किसी और के लिए थोड़ी। क्योंकि जब वो जो खाने वाला दे रहा है, जो खाने के लिए दे रहा है, उसके लिए राजा और वो जितने भी हैं वो सब खड़े होंगे, सेना के जितने भी सैनिक हैं, क्योंकि वेतन तो राजा दे रहा है, राज को वेतन दे रहा है, तो राजा के लिए पूर्णतः वो होंगे। तो साथियों आपको निरंकुशता देखने को मिलेगी, राजा पूर्णतः निरंकुश हो जाएगा ये समय आते आते। जब पूर्णतः निरंकुश हो जाएगा, तो सभा समिति जो उस पर अंकुश लगाती थी वो समाप्त हो जाएंगी। और उसके बाद आप देखोगे कि एक पॉइंट आएगा कि राजकीय मोहर का विकास होगा। और जैसे ही राजकीय मोहर का विकास होगा, तो उस पर जैसी राजकीय मोहर के राजा की ये मोहर है, जिस पर राजा की मोहर लगा दी,
उसे कोई भी मतलब रोक नहीं सकता, उसे कोई भी नहीं वो कर सकता। और जैसे राजकीय मोहर की विकास होगा तो इसी समय लेखन प्रणाली अस्तित्व में आएगी। जैसे ही लेखन प्रणाली अस्तित्व में आएगी साथियों, तो आप देखोगे कि आर्थिक और राजनीतिक और सामाजिक किताबें लिखी जाएंगी, पुस्तकों का लेखन इसी समय जब लेखन प्रणाली प्रारंभ होगी तो इसी समय बोला गया कि महाजनपद काल या इसी के आसपास जो पुराण वगैरह ये सब इनका लेखन हुआ। तो आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक जितनी पुस्तकें ज्यादातर लेखन, जैसी लेखन प्रणाली प्रारंभ होती है तो लेखन किताबों का लेखन प्रारंभ होता है। और जब किताबों का लेखन प्रारंभ होता है तो उसके बाद ये आपको एक मैंने स्ट्रक्चर बनवा दिया राजनीतिक थी। इसके बाद सामाजिक परिवर्तन में आएंगे, और जब सामाजिक परिवर्तन में आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि समाज में किस तरीके से लोहे के प्रयोग से समाज में किस तरीके से बदलाव आया। तो ये हम करवा देते हैं। ये आज मैं पीपीटी बना के थोड़ा अपनी मेहनत थोड़ी कम करवाई, तो अब मेरी मेहनत थोड़ी कम हो गई, अब पीपीटी बन गई है। तो साथियों अब आपको समझाने में थोड़ा और आसानी होगी। आप बार बार बोल रहे थे कि थोड़ा गुरुजी थोड़ा समझ नहीं आ रहा, थोड़ा साफ लिखा करो। तो ये सब समस्या का समाधान करके पूरी टीम ने एक पीपीटी और ये सब तैयार किया, तो उसके बाद अब आपको और आसान लगेगा। तो आप देखोगे जो मैंने आपको बताया था कि राजनीतिक क्षेत्र में लोहे के प्रयोग से होने वाले परिवर्तन, अभी मैंने आपको साथियों समझाया है। अब उसमें आप देखोगे कि लौह युद्धास्त्रों, ये मुद्द नहीं है, ये थोड़ा टीम से गड़बड़ हुआ है, तो आप ये युद्धास्त्रों हैं, युद्धास्त्रों। साथियों बहुत लोड होता है टीम पर, तो ये सब एक वर्तनीय अशुद्धि है, कोई बात नहीं। लौह युद्धास्त्रों के माध्यम से राजा की शक्ति बढ़ी, और जब राजा की शक्ति बढ़ेगी तो वही जो अभी मैं आपको समझा रहा था, कृषि उत्पादन बढ़ने से कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, और जब कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई तो राज्य को कर की प्राप्ति होगी। जब राजा को कर की प्राप्ति होगी, राज्य को कर की प्राप्ति होगी, तो भू राजस्व उत्पादन का छठा हिस्सा, ये ठा नहीं है, ये भी छठा हिस्सा, एक सेकंड, तो आप देखोगे कि ये वाला राजस्व का छठा हिस्सा या 1/6 लिया गया। जब 1/6 लिया जाएगा तो राजा को सटभागी बोला गया, ये सटभागी है, ये भी मैं आपको लिख दूं, सटभागी बोला गया। और जब सटभागी बोला जाएगा राजा को, तो राजा तुरंत, मैंने अभी आपको समझा रहा था कि पहली बार भूमि माप कर भू राजस्व का निर्धारण हुआ, पहली बार भूमि माप कर भूमि राजस्व का निर्धारण किया गया। और जैसे ही भूमि माप का निर्धारण किया जाएगा तो आप देखोगे, अभी मैंने बताया कि राजकीय सेना एवं रक्त संबंध से पृथक नौकरशाही का निर्माण होगा। तो ये वही है कि वेतनभोगी सेना का, हाँ आगे है पॉइंट, मैंने बताया था कि अभी आपको कि जैसे ही भू राजस्व का निर्धारण होगा तो राजकीय सेना एवं रक्त संबंध से पृथक नौकरशाही का निर्माण होगा। और जब पृथक नौकरशाही का निर्माण होगा साथियों, तो आप देखोगे कि वेतनभोगी सेना और नौकरशाही होगी। जब वेतनभोगी सेना आएगी तभी तो राजा निरंकुश होगा, क्योंकि उसकी ताकत बढ़ेगी। तो आप देखो यहाँ नीचे होगा क्या था, राजा पूर्णतः निरंकुश हो गया, एक पॉइंट तो ये हो गया। और सभा और समिति समाप्त हो गई, क्योंकि सभा समिति समाप्त का ये यहाँ पे पॉइंट क्यों दिया, मैंने इसीलिए दिया कि मैं आपको बार बार आपको उत्तर वैदिक काल में बार बार मैंने आपको समझाया था, या बार बार पॉइंट आया था कि जो राजा निरंकुश नहीं था, क्योंकि सभा और समिति उस पर अंकुश लगाती थी या उस पर कंट्रोल करती थी। समिति आमजन की सभा थी, वो राजा का निर्वाचन करती थी साथियों। तो ये वही है कि सभा समिति, इसीलिए मैंने पॉइंट ये डाला कि सभा समिति समाप्त हो गई, राजा पूर्णतः निरंकुश हो गया। और अभी मैंने आपको कराया था कि राजकीय मोहर का विकास हुआ, कि राजा ने अपनी एक मोहर की, कि ये अगर राजा की मोहर लगी हुई है तो आपको कोई भी कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर तुम्हें कोई भी कहीं जाने से या कुछ भी करने से अगर दिक्कत आ रही है तो आप सीधे सीधे राजा की मोहर दिखाओ कि हम राजा के ऐसे ऐसे वो हैं, तो कोई आपको रोकेगा नहीं साथियों। तो आप देखोगे जैसे ही अभी मैंने आपको बताया कि लेखन प्रणाली का अस्तित्व में आई,
और जब लेखन प्रणाली अस्तित्व में आएगी तो एक पॉइंट यहाँ पे ये और लिख लो कि आर्थिक और राजनीतिक और सामाजिक पुस्तकों का लेखन प्रारंभ हुआ। पुस्तकें लिखी गई लिखी गई। तो ये आपको साथियों देखने को मिलेगा कि पुस्तकें लिखी गई सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक से उस पर जैसी लेखन प्रणाली अस्तित्व में आई तो आपको देखने को मिलेगा कि पुस्तकें लेखन स्टार्ट हुआ, पुस्तकें लिखी गई। और नेक्स्ट जैसे इससे आगे जैसे आप आते हो तो मैं बताया लोहे के प्रयोग से सामाजिक परिवर्तन में भी मैंने आपको कल करवाया था, या मैं अभी आपको जैसे समझाऊं सामाजिक परिवर्तन में, तो आपको मेन आपको सामाजिक परिवर्तन में आपको देखने को मिलेगा कि वर्ण व्यवस्था में जटिलता आएगी। जटिलता तो उत्तर वैदिक काल से ही आ रही है, लेकिन महाजनपद काल में आकर और अत्यधिक जटिलता आ जाएगी वर्ण व्यवस्था में। और जब वर्ण व्यवस्था में जटिलता आएगी तो इसी में जैसे ही वर्ण व्यवस्था में जटिलता आएगी तो अस्पष्टता की भावना स्पष्ट रूप से आपको स्थापित होती हुई दिखाई देगी। जो अस्पृश्यता जिसे छुआछूत बोला जाता है वो महाजनपद काल में आपको स्पष्ट रूप से स्थापित होती हुई दिखाई देगी साथियों। और जैसे ही जो अस्पष्टता दिखाई देगी, अगर तीसरा पॉइंट हम डालना चाहें तो आप साथियों ये डाल सकते हैं कि धार्मिक कर्मकांड बढ़े, क्योंकि धार्मिक कर्मकांड तो उत्तर वैदिक काल से ऋग्वैदिक काल में धार्मिक जो कर्मकांड रहे थे यज्ञ वो थी उपासना की पद्धति और प्रार्थना सर्वप्रमुख थी। उत्तर वैदिक काल में मैंने आपको करवाया था कि उत्तर वैदिक काल आते आते जो उपासना की पद्धति है उसमें यज्ञ सर्वप्रमुख हो गई, वो भी कर्मकांड सहित कर्मकांड भी होने लगे। और जो प्रार्थनाएं वो द्वितीयक हो गई या गौण हो गई, दूसरे स्थान पर आ गई। तो वही परिवर्तन महाजनपद काल में आपको देखने को मिलेगा कि धार्मिक कर्मकांड और बढ़ जाएंगे और धार्मिक कर्मकांड आएंगे। और जैसे ही धार्मिक कर्मकांड बढ़ेंगे तो महिलाओं की स्थिति या महिलाओं की दशा में और गिरावट आएगी या महिलाओं की दशा और निम्न हो जाएगी। तो साथियों ये आपको क्रमिक, जैसे मैंने बताया था कि ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में देखने को परिवर्तन मिला, और जैसे ही उत्तर वैदिक काल में होगा तो उससे और जटिलता महाजनपद काल में आपको देखने को मिलेगी। तो जैसे ही महिलाओं की आप देखोगे कि महिलाओं की स्थिति में और गिरावट, और जब महिलाओं की स्थिति में और गिरावट आएगी तो साथियों तो आप देखोगे कि समाज के वर्णों में या वर्णों के बीच में और संघर्ष उत्पन्न होगा या वैचारिक संघर्ष, या आप कह सकते हो कि तनाव बढ़ेगा। और तो उसमें भी आप देखोगे कि ब्राह्मण क्षत्रियों में और तनाव बढ़ेगा। ये पॉइंट मैं आपको और ढंग से समझा दूं कि जैसे ही आप देखोगे साथियों कि जो ब्राह्मण क्षत्रिय में तनाव बढ़ेगा, तो उनमें क्यों तनाव बढ़ेगा? तो उनमें इसलिए तनाव बढ़ेगा साथियों कि जो राजा था वो तो क्षत्रिय था। अभी मैं आपको आगे करवाऊंगा, आगे आपको देखने को मिलेगा। तो अभी मैं जैसे ही आपको समझाऊंगा तो ये एक पॉइंट मैं आपको यहाँ समझाऊंगा कि ब्राह्मण क्षत्रियों में जो तनाव आपको देखने को मिलेगा वो इसलिए मिलेगा साथियों, तो 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो समाज के ये चारों वर्ण आप देखोगे तो इनका अगर पदानुक्रम देखा जाए, जो उत्तर वैदिक काल में जो पदानुक्रम हो गया था उसमें आप देखोगे तो सबसे प्रथम समाज में ब्राह्मण हो गया था। अगर पदानुक्रम में देखो तो द्वितीय पर क्षत्रिय था और तृतीय पर वैश्य था और चतुर्थ शूद्र आ गया था। तो साथियों आपको जो सामाजिक परिवर्तन में जो संघर्ष आपको दिखाई देने लगेगा, जो ब्राह्मण तो सर्वोच्च था, वो किससे असंतुष्ट होता, उसे तो सब कुछ मिल रहा था उस समय, क्योंकि सर्वोच्च ब्राह्मण शुरुआत से, और उसे राजनीति में जब चाहे तब जिसे चाहे उसका राजा भी उस ब्राह्मण ने जो बोल दिया राजा भी उसके आदेश को नहीं नकार सकता था या आदेश का पालन नहीं के लिए मना नहीं कर सकता था। तो ब्राह्मण तो असंतुष्ट होगा ही नहीं। असंतुष्ट कौन होंगे? ये तीन आपको असंतुष्टि दिखाई देगी। तो आप सीधे सीधे लिख सकते हो कि आप देखोगे लिख सकते हो कि वर्तमान मतलब महाजनपद काल में,
तो वर्तमान सामाजिक संरचना से या सामाजिक संरचना से आप कह सकते हो संरचना से परेशान थे, या आप कह सकते हो कि असहमत से असहमत थे, असहमत थे, असहमत। और ये असहमत क्यों थे साथियों, मैं आपको बताऊं कि असहमत इसलिए थे कि जो ब्राह्मण तो सर्वोच्च हो गया, उसका उसे कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, उसका जो चाहेगा जो मन करेगा वो करेगा, उसमें कोई अंकुश नहीं। तो ब्राह्मणों को तो कोई किसी से असहमति होगी नहीं, क्योंकि वो तो खुद सर्वोच्च है। लेकिन क्षत्रिय इसीलिए असहमत थे क्योंकि राजा वो थे। अब मेन जैसे अब यहाँ पे लिखो कि जैसे राजा या राज्य आप लिख सकते हो, राज्य। और जैसे ही राज्य नीचे आएगा तो आप देखोगे कि मेन जो प्रशासनिक प्रमुख राजा था, और राजा क्षत्रिय था, राजा क्षत्रिय था। और जो धार्मिक प्रमुख अगर देखा जाए, धार्मिक प्रमुख तो धार्मिक प्रमुख ब्राह्मण था। और जब धार्मिक प्रमुख ब्राह्मण था और ब्राह्मण समाज में सर्वोच्च था, समाज में प्रथम स्थान या प्रथम पायदान पर था, समाज में प्रथम। तो साथियों जो क्षत्रिय, मैंने आपको बताया कि क्षत्रिय असहमत क्यों थे, या क्षत्रिय आप असंतुष्ट लिख सकते हो, से सामाजिक आप लिख सकते हो सीधे, वर्तमान सामाजिक संरचना से असंतुष्ट लिखो, असहमत नहीं, असंतुष्ट ये अच्छा शब्द है। तो असंतुष्ट क्यों थे? अगर क्षत्रिय असंतुष्ट इसलिए थे क्योंकि राजा वो थे, लेकिन सर्वोच्च ब्राह्मण था, युद्ध वो कर रहे हैं, रक्षा वो कर रहे हैं, कर राजस्व की वसूली भी वही कर रहे हैं, लेकिन सर्वोच्च कौन है? ब्राह्मण है। अगर ब्राह्मण ने जो कह दिया राजा भी नहीं टाल सकते। तो साथियों आप देखोगे कि यहाँ पे ये असंतुष्ट क्षत्रियों के असंतोष का ये कारण था कि क्षत्रिय कह रहे थे कि जब हम सर्वोच्च हैं तो फिर जब हम हर कार्य कर रहे हैं, हम रक्षा कर रहे हैं, हम कर राजस्व भी कर रहे हैं, हम राज्य का पूरा प्रशासनिक वो भी कंट्रोल कर रहे हैं, तो फिर ब्राह्मण ने जो कह दिया ब्राह्मण सर्वोच्च कैसे? तो ये असंतुष्ट का कारण था कि क्षत्रिय इसीलिए असंतुष्ट में कह दिया कि सब कुछ हम कर रहे हैं, लेकिन प्रथम अगर सामाजिक संरचना में अगर प्रथम अगर पायदान पर कोई आता तो वो ब्राह्मण है। आप देखोगे कि जो वैश्य क्यों असंतुष्ट था, वैश्य की अभी मैं आपको बताऊं कि वैश्य इसलिए असंतुष्ट था क्योंकि वैश्य कर्ज और ब्याज के व्यवसाय से जुड़ा हुआ था, जो वैश्य समाज था। तो आप ये लिख सकते हो कि जो वैश्य समाज था वो ब्याज आप लिख सकते हो, ब्याज और ऋण, ब्याज और ऋण के व्यवसाय से जुड़ा हुआ था, या ब्याज और ऋण का व्यवसाय करता था। और ब्राह्मण जो थे, ब्राह्मण इसे निम्न मानते थे, इस कार्य को, या इस कार्य को निम्न कोटि का मानते थे। ब्राह्मण ब्याज कर्म के या ब्याज ऋण के व्यवसाय को निम्न कोटि का मानते थे, ब्राह्मण निम्न कोटि का मानते थे, निम्न कोटि का मानते थे। तो साथियों वैश्य इसीलिए असंतुष्ट थे। भाई अगर ब्राह्मण से निम्न कोटि का मानते थे और ब्राह्मण समाज में प्रथम पायदान पर आता है तो राजा भी ब्राह्मण की बात नहीं टाल सकता। तो जब भी जाते ब्राह्मणों ने कह दिया कि ये बहुत गलत काम कार्य है तो राजा को मानना पड़ता, तो व्यापारी वर्ग परेशान होता, या वैश्य जो वर्ण था वो परेशान होता, तो इसीलिए वो सामाजिक संरचना से वो भी असंतुष्ट था। तीसरा अगर बात करें, जो तीसरा जो वर्ण था शूद्र, वो क्यों असंतुष्ट था? वो तो असंतुष्ट होगा ही, क्योंकि उसे तो बिल्कुल निम्न उस पर डाल दिया गया।
और जब शूद्रों को निम्न, और आप वर्तमान में आप देखो महाजन पद काल में तो और वर्ण व्यवस्था में इतनी जटिलता आई कि छुआछूत अस्पृश्यता के इस पर स्थापित हो गई। तो वो असंतुष्ट, ये तो स्वाभाविक तौर पर असंतुष्ट रहेगा, तुष्ट रहेगा। तो साथियों ये कारण था असंतुष्टि का, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो असंतुष्ट रहे या समाज के वर्णों में जो वर्णों के बीच जो तनाव बढ़ा, तो वो यही था कि आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से जो चार वर्ण में जो समाज विभाजित था, उसमें भी आप देखने को मिलेगा कि वो भी एक दूसरे से असंतुष्ट थे। और जैसे ही आप देखोगे कि जो वर्ण व्यवस्था में जो पदानुक्रम को लेकर जो वर्ण जो असंतुष्ट हुए, उसी क्रम में आप देखो नवीन धर्मों का उदय होगा। जो पदानुक्रम में, जैसे ही आपको मैं बताऊं, यहाँ पे जो भी ये सब असंतुष्ट हुए, या ये हटा के मैं आपको यहाँ पे एक और पॉइंट करवा देता हूं कि जैसे ही पदानुक्रम में वर्ण व्यवस्था या वर्ण पदानुक्रम से वर्ण असंतुष्ट हुए, असंतुष्ट, और जब ये पदानुक्रम से जब चारों वर्णों में 3 वर्ण जब असंतुष्ट हुए, तो इसी क्रम में आप देखोगे किसी की पृष्ठभूमि में आपको देखने को मिलेगा कि नवीन धर्मों का या नवीन वर्णों का या नवीन धर्मों का उदय होगा, या नवीन धर्मों का मेन उत्पत्ति होगी। तो आप लिख सकते हो नवीन धर्मों का उदय, ये ज्यादा सही है, धर्मों का नवीन धर्मों का उदय। और नवीन धर्म में भी कौन कौन से धर्म आ जाएंगे? बौद्ध और जैन। बौद्ध धर्म, बौद्ध एवं जैन धर्म। तो ये नवीन धर्मों का उदय का वो रहेगा। तो सामाजिकता में साथियों ये आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे ही अभी हम अब उसके बाद जैसे ही मैं पीपीटी पे अगर आऊं, तो उस पर भी ये आपको यही मिलेगा। जैसे लोहे के प्रयोग से समाज में, अभी मैंने आपको समझाया था कि लोहे के प्रयोग से समाज में होने वाले परिवर्तन, तो उसमें आप देखोगे कि जो वर्ण व्यवस्था में जटिलता आई, ये साथ ही नहीं है, ये आई वर्ण व्यवस्था में जटिलता आई। आप देखोगे कि वर्ण व्यवस्था में जटिलता आई, ये हो गया। आप देखोगे फिर अस्पृश्यता की भावना स्थापित हुई कि जब वर्ण व्यवस्था में जटिलता आएगी और सामाजिक जैसी परिवर्तन होगा, क्योंकि जटिलता तो ऋग वैदिक काल से, अभी मैं समझा रहा था, उत्तर वैदिक काल में जटिलता आई थी समाज में। तो अस्पृश्यता आई, अस्पृश्यता के बाद आप देखो धार्मिक कर्मकांड बढ़ेंगे ही। धार्मिक कर्मकांड जब वहीं से उत्तर वैदिक काल में आपको देखने को मिल रहे थे, अभी मैं आपको यही समझाया पूरा का पूरा डिटेल में। उसके बाद आप चौथा पॉइंट आप देखो, महिलाओं की दशा निम्न हुई। ये भी मैंने आपको समझाया था कि महिलाओं की दशा निम्न हो गई। समाज में वर्षों नहीं, ये भी वर्णों की है, ये थोड़ी जल्दबाजी में टीम ने थोड़ी बना दी है, तो उसमें थोड़ा एक दो शब्द थोड़ा मिस्टेक हो गया है साथियों। तो अब कल से और इस पर ध्यान दिया जाएगा। तो ये वर्ण होगी, समाज में वर्णों के बीच तनाव बढ़ा। ब्राह्मण क्षत्रिय, अगर वर्णों में भी अगर आप देखोगे तो मेन वही जो अभी मैं आपको समझा रहा था कि ब्राह्मण क्षत्रिय में तनाव बढ़ा। और जब ब्राह्मण क्षत्रिय में साथियों तनाव बढ़ेगा, तो मैंने अब जैसे इसकी अगर मैंने आपको बताया था कि जब ब्राह्मण क्षत्रिय में आपको देखने को जैसे तनाव देखने को मिलेगा, तो क्यों देखने को मिलेगा? यही कि ब्राह्मण क्षत्रियों में यही था कि क्षत्रिय सर्वोच्च क्षत्रिय राजा था और ब्राह्मण धार्मिक प्रमुख था। तो प्रशासनिक प्रमुख राजा क्षत्रिय था, जो अभी मैं आपको समझा रहा था, अभी आपको मैं डिटेल में समझाया। और जो धार्मिक प्रमुख था वो ब्राह्मण था, लेकिन समाज में सामाजिक संरचना में ब्राह्मण सर्वोच्च था, या ब्राह्मण प्रथम स्थान पर आता था। तो इसीलिए क्षत्रिय असंतुष्ट थे। वैश्य ब्याज कर्म, मैंने बताया था वैश्य क्यों असंतुष्ट थे, वो मैंने आपको करवाई था कि ब्याज कर्म का कार्य करते थे। और जब ब्याज कर्म का कार्य करते थे साथियों, तो आपको देखने को मिलेगा कि जो ब्याज कर्म का कार्य कर रहे हैं या ब्याज कर्म का जो कार्य कर रहे हैं, उसे ब्राह्मण धर्म पाप मानता था, या ब्राह्मण धर्म निम्न कार्य मानता था या पाप मानता था। तो ब्राह्मण उनका विरोध करता था। और जब ब्राह्मण वर्ण जो विरोध करेगा, तो फिर वैश्य वर्ण भी असंतुष्ट होगा। तो उनकी असंतुष्टि ये कारण था। और शुद्ध मैंने आपको बता ही दिया कि वो सबसे निम्न तबके पे पहुंचा दिए थे, उनको अस्पृश्यता तक
इतनी जटिलता आ गई कि उन्हें अस्पृश्यता का सामना करना पड़ा, छुआछूत का सामना करना पड़ता था। तो साथियों आपको देखने को मिलेगा कि इसी में आप देखोगे कि वर्ण व्यवस्था, ये भी वर्ण ही है, वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था की पदानुक्रम को लेकर वर्ण असंतुष्ट, ये मैंने अभी आपको समझा ही दिया कि वर्ण क्यों असंतुष्ट हुए। इसी क्रम में नवीन धर्मों का उदय, या इसी की पृष्ठभूमि में नवीन धर्मों का, इसी की पृष्ठभूमि में, क्योंकि पृष्ठभूमि तो यही थी ना साथियों कि जब वर्ण एक दूसरे से असंतुष्ट हो गए, अस्पृश्यता आ गई, छुआछूत इस स्तर की आ गई, उसमें और जटिलता आई, तो उससे नवीन धर्मों का उदय हुआ। नवीन धर्मों में बौद्ध और जैन, क्योंकि बौद्ध और जैन जो उस समय, अब बौद्ध और जैनों का उत्पत्ति यही तो होगा। अब जैसे महाजनपद काल के तुरंत बाद में बौद्ध और जैन धर्म ही करवाऊंगा। पहले मैं सोच रहा हूँ कि महाजनपद काल जैसे पूरा हो तो एक क्लास में बौद्ध धर्म, एक और उससे अगली में जैन धर्म, उसके बाद बौद्ध और जैन करवाने के बाद तुरंत मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य के होने, या विदेशियों का आक्रमण अभी रहेगा। विदेशियों का आक्रमण तो कितना है, 10 मिनट का, 10 मिनट का लास्ट मान लो, उसमें सिकंदर और वो सब करवाना है, बाकी और तो साथियों हो ही जाएगा। और उसके बाद जैसे ही आप देखोगे कि जैसे ही आपको देखने को मिलेगा जैसे मौर्य साम्राज्य का होगा, तो फिर मैं सोच रहा हूँ कि जो संगम काल से थोड़ा 2-4 क्वेश्चन जैसे पूछ लेता, 5-6 क्वेश्चन पूछे गए, तो एक क्लास में थोड़ा संगम साहित्य पर और वो करवा दूँ। उसके बाद फिर मेडिवल में या पूर्व मध्यकाल प्रारंभ करेंगे। पूर्व मध्यकाल जैसे ही होगा तो गुप्त काल होगा, गुप्तोत्तर के बाद पूर्व मध्यकाल, फिर मध्यकाल, तो ये क्रमिक रहेगा, तो हो जाएगा अभी बढ़िया बढ़िया। तो ये वर्ण व्यवस्था पर चोट की, क्योंकि जब नवीन धर्मों का उदय होगा, जब नवीन धर्म आएंगे तो वर्ण व्यवस्था पर चोट होगी। हाँ, ये एक पॉइंट झूठ रह रहा था, ये सही रहा, ये इसमें दे दिया पीपीटी में। तो जब नवीन धर्मों का साथियों उदय होगा तो वर्ण व्यवस्था पर चोट होगी, और जब वर्ण व्यवस्था पर आप देखोगे कि जब वर्ण व्यवस्था पर चोट होगी, तो आप देखोगे कि आपको ये स्पष्ट तौर पर देखने को मिलेगा कि बौद्ध धर्म का उदय होगा। और जब बौद्ध धर्म का उदय होगा तो साथियों बौद्ध धर्म के उदय के जैसे कारणों में अगर देखा जाए तो पहले तो यही हो जाएगा कि ब्राह्मण क्षत्रिय संघर्ष था या तनाव संघर्ष था। और दूसरा आप लिख सकते हो कि वैश्यों की, जैसे होता ना मोटा मोटा अगर दिमाग में आए, तो अभी जो मैंने आपको समझाया था कि ये सब जब वर्ण व्यवस्था में पदानुक्रम से वर्ण असंतुष्ट हो गए, तो मेन जैसे अगर बौद्ध धर्म और नवीन धर्मों के उदय का, नवीन धर्मों के उदय के कारण पूरे अगर ओवरऑल देखा जाए तो उसमें आप देखोगे कि जो ब्राह्मण क्षत्रिय संघर्ष आ जाएगा, और दूसरी आप देखोगे कि मतलब वैश्यों की स्थिति संपन्न होती, या वैश्यों की संपन्न होती आर्थिक स्थिति। और जब वैश्यों की आर्थिक स्थिति संपन्न होगी तो वर्तमान सामाजिक जो संरचना थी उसके पदानुक्रम वो कहेंगे जब हम पे पैसा हो गया तो हमें सर्वोच्च होना चाहिए, क्योंकि सर्वाधिक पैसा हम पे, सर्वाधिक आर्थिक स्थिति हमारी मजबूत है, तो फिर हमें सर्वोच्च क्यों नहीं, हमें प्रथम पायदान क्यों नहीं। तो ये कारण हो सकता है। और अगर इसी को अगर आप देखोगे कि इसके आगे भी अगर आपको कारण अगर बताना है, तो आप एक कारण ये भी लिख सकते हो कि लोहे का प्रयोग। मेन तो इसे तो कहीं भी डाल दो, इसे तो जैसे ही उत्तर वैदिक काल आता है उसके बाद जितने भी परिवर्तन आपको देखेंगे, आपको पूरे उसमें मध्यकाल तक या पूर्व मध्यकाल तक आपको स्पष्ट तौर पर आपको लगेगा कि हाँ ये लोहे के प्रयोग से या लोहे के प्रयोग से रहा ही होगा। और आप दूसरा आप लिख सकते हो कि एक पॉइंट ये भी डाल सकते हो कि बुद्ध और महावीर का जन्म इसी समय हुआ। ये भी एक पॉइंट हो सकता है, क्योंकि जब महापुरुष का जन्म इसी समय हुआ तो उन्होंने एक समाज में चेतना जागृत करी, और इस वजह से इनका नवीन धर्मों का उदय हुआ। अगर और भी अगर आपको एक और जैसे पॉइंट डालना हो तो आप लिख सकते हो कि आर्थिक विकास में जो पिछड़े हुए लोगों को उनको इकट्ठा किया, उनको परंपरा निवृत्ति मूलक समाज एक होता है, एक जैसे एक शब्द आता है परंपरा निवृत्ति मूलक, परंपरा या निवृत्ति मूलक समाज, और मैं लौटने की इच्छा। क्योंकि भाई जो आप देखोगे कि जो सूत्र बना दिए गए, जो सूत्र वर्ण बन गया, जो पहले कर्म के आधार पर था, एक ही घर में चारों वर्ण दिखाई देते थे, चारों वर्ण देखने को मिलते थे, उनको आप देखोगे साथियों कि वो ये समय आते आते उनको एक अछूत अस्पृश्यता का सामना करना पड़ता था। एक अछूत जिसे बोलते हैं ना, उसका सामना करना पड़ता था। जो पहले एक ही घर में चारों वर्ण मिलते थे, उन्हीं जैसे आप कह सकते हो कि एक ही व्यक्ति के 4 बच्चे, और जो आगे चलकर उनको एक दूसरे से छुआछूत मानने लगे। थे तो एक ही व्यक्ति के 4 बच्चे, एक ही घर में चारों वर्ण जब मिल रहे हैं तो उसे अस्पृश्यता का सामना, तो वो भी चाहते थे जो अस्पृश्यता का सामना करके हमें भी एक मुख्य धारा में लाया जाए, हमसे ये छुआछूत, ये जो गलत, जो सामाजिक कुरीति जिसे बोला जाता है छुआछूत को, तो इसे हर कोई चाहता है कि भाई मेरे साथ ना हो, अभी हमारे साथ होने लग जाए तो अभी हम भी चाहेंगे कि ये सब ना हो।
तो वो भी चाहते थे कि हम मुख्य धारा में आए। तो एक कारण ये भी हो सकता है कि नए नवीन धर्मों के उदय का, कि वो भी चाहते थे कोई ऐसा कोई पंथ आए या कोई विचार आए जिससे कि ये सब अस्पृश्यता और ये सब दूर हो। और जब अस्पृश्यता और ये सब दूर होगी तो आप देखोगे कि आपको एक अलग से वो दिखाई देने लगेगा। अब इससे आगे साथियों अगर आप देखोगे तो इससे आगे अगर मैं आपको कराना चाहूँ तो आप सोचोगे कि महाजनपद काल अगर मैं जैसे होता ना इसके ये सब सामाजिक हो गया। अब इससे आगे मैं आपको बताऊं तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पहली बार भूमि माप हुई। जब पहली बार भूमि माप होगी तो आपको भूमि माप की इकाई जो थी वो भूमि जैसे बोलते हैं ना क्या भूमि माप की इकाई क्या थी। तो जब भूमि माप तो किसी तो इकाई पे होगी। जैसे अभी फिलहाल जैसे इकाई होती है कितने बीघा, जैसे हमारे यहाँ बीघा चलता है, आपके यहाँ हो सकता है कि कुछ चलता हो। जैसे हरियाणा में मैंने सुना है कि किले बोला जाता है। अब भूमि माप की तो मुझे पर्टिकुलर पता नहीं उस जगह की, लेकिन मैं यूपी से आता हूँ। यूपी में भी हाथरस मथुरा क्षेत्र से आता हूँ तो वहाँ क्या बीघा बोला जाता है। ये तो हमारे यहाँ तो जैसे भूमि माप होती है तो उसकी इकाई बीघा बीघा होती है। बीघा पहले शुरुआत में जैसे बिस्से, बिस्से के बाद जैसे बीघा होता है तो ऐसी बीघा होती है। ऐसे ही जगह जगह हो सकता है अलग अलग हो, ये भी से आपको देखने को मिल सकता है। तो ऐसे ही महाजनपद काल में जो पहली बार जो भूमि माप की प्रक्रिया या भूमि माप प्रारंभ हुई तो आप देखोगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो पहली बार भूमि माप प्रारंभ होती है तो उसकी भूमि की इकाई निवर्तन होती है। निवर्तन को पहली बार भूमि की इकाई बोला जाता है। तो ये जो आपको देखने को मिलेगा महाजनपद काल में साथियों, तो आप देखोगे कि जो उसमें भी जैसे भूमि आपकी इकाई जो निवर्तन होगी आप मैंने आपको अभी करवाया था जो 1/6 आपको देखने को मिलता था कि 1/6 मिलेगा। 1/6 ये मैं थोड़ा साफ कर दूं यहीं पे। तो साथियों आपको देखने को मिलेगा कि 1/6 मैंने अभी करवाया था कि 1/6 कर राजस्व लिया जाता, भूमि माप करके कर राजस्व 1/6 लिया जाता, इसीलिए राजा को सटभागी बोला गया। और इसी आधार पर आप देखोगे कि इसी आधार पर राजा सटभागी कहलाया। तो ये भी मैंने अभी आपको करवाई दिया उसके उस पर। और इससे आगे जैसे ही हम जाएंगे तो साथियों आपको देखने को मिलेगा कि जो मेन अगर जो वो है, अगर देखो महाजनपद काल में आपको जो मेन देखने को मिलेगा तो वो मिलेगा कि जो 16 महाजनपदों का, कि 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद में जैसे बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में और जो जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। तो ये 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपदों का जैसे उसमें से भी अगर आप बज्जी और मल्ल में देखोगे तो उसमें वो लोक जैसे गणतंत्र था और बाकी सब में राजतंत्र था। एक असमक देखोगे, असमक जो महाजनपद था वो दक्षिण भारत में अकेला महाजनपद ऐसा था जो दक्षिण भारत में स्थित था। और दक्षिण भारत में भी आप देखोगे तो गोदावरी नदी के किनारे अवस्थित था। तो साथियों ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये अब आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। बाकी महाजनपद काल से या महाजनपदों की सूची और वो सब कल की क्लास में साथियों करवाएंगे। तो इसका एक अभी यहाँ से अगर देखो तो ये मैंने आपको करवाई दिया कि कर्ज ब्याज वाला वर्तमान से असंतुष्ट थे, कर्ज ब्याज से जुड़े हुए थे जिले, इसीलिए ब्राह्मण धर्म से पाप मानता था। जिसे ये पॉइंट जैसे कर्ज ब्याज कर्म से वैसे जुड़ा हुआ था। क्षत्रिय जो वर्तमान सामाजिक संरचना से तीनों असंतुष्ट थे। ये अभी मैंने आपको बकायदा चित्र बनाकर आपको करवाई दिया। अब जैसे ही आप देखोगे राजनीतिक प्रमुख राजा था, ये मैंने इसी में करवाई दिया था। धार्मिक प्रमुख ब्राह्मण सामाजिक संरचना में प्रथम स्थान था, तो ये मैंने आपको करवाई दिया था, इसीलिए संतुष्ट थे। और जैसे ही आप देखोगे तो उसके बाद फिर आज की जैसे आज की पीपीटी सभी हो ही गई। बाकी तो फिर आप कल से महाजनपद काल से प्रारंभ करेंगे। ये मैं आपको बता दूं कल से महाजनपद काल से महाजनपद काल या कल ही मैं कल की क्लास में ही करवाऊंगा, कोशिश करूंगा कल ही में ही महाजनपद काल निपट जाए। और नहीं फिर हो सकता है कि एक क्लास अगर आगे हो तो उसमें और थोड़ा इंक्लूड कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। छोटी छोटी उसमें भी हो जाएगा, छोटी क्लास ही रहने देते हैं। तो आज की क्लास को साथियों यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं फिर कल। बहुत बहुत धन्यवाद साथ बने रहने के लिए। तो फिर कल फिर मुलाकात होगी आपसे। जय हिंद, राधे राधे साथियों।